इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के आप चाहते हैं अगले 10 मिनट में रिवाइज करना तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शायद आपका रिवीजन भी हो जाएगा और शायद आप ये भी समझ पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जो कि सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12th का। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस सबसे पहले शुरू होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से, उसकी प्रॉपर्टीज से और चार्ज कैसे डेवलप हो सकता है। तो चार्जेस फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन 3 तरीके से डेवलप हो सकते हैं। 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, तो फटाफट इनको गो थ्रू करिए। ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, लाइक रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। बॉडी चार्ज तभी हो सकती है या तो वो इलेक्ट्रॉन ले दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो दे सकती है या ले सकती है। कभी पॉजिटिव प्रोटॉन्स का आदान प्रदान नहीं होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन होता है। इसी वजह से चार्ज जो भी एग्जिस्ट करता है हमेशा प्लस माइनस एनी में करता है। इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। चार्ज आपका जो रिलेटिविस्टिक नहीं होता है, यह आपकी वेलोसिटी पे वेरी नहीं करता है। एक्सेलरेटिंग चार्जेस दे प्रोड्यूस रेडिएशन। चार्जेस स्केलर और एडिटिव होते हैं। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। और एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कूलम लॉ। और कूलम लॉ बताता है कि 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, वो बेसिकली कूलम लॉ के तहत है। और इसकी वैल्यू हो जाती है k Q1Q2/r²। यहाँ पे k हो जाता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। और आपको ये सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। देन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस के बारे में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप चार्जेस की बात करोगे, उसके नियर अबाउट रीजन में उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से जाना जाता है। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके नियर अबाउट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहता है वो हो जाता है kq/r², जहां पे स्मॉल r होता है डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। ये दिखाता है कि जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होती जाएगी। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव में हमेशा उसके तरफ आती हैं। हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज में हमेशा अंदर आती हैं फील्ड लाइंस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खाता है और पॉजिटिव निकलता है। उसके बाद फिर यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही दिख जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज को फटाफट गो थ्रू कर लीजिए। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में आती हैं। लाइन जो है कभी कर्व्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका टेंजेंट बताता है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, आप फटाफट इनको गो थ्रू कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं अलग से, वो है कि ये फील्ड लाइंस बेसिकली, आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस आते हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में चार्ज आपका रेस्ट पे रहेगा और इस रेस्ट वाले चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमेशा कंजर्वेटिव होती है। यानी इस फील्ड में अगर आप एक क्लोज्ड लूप घुमा रहे हो किसी चार्ज के साथ तो वर्क डन 0 के बराबर रहेगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 के बराबर रहेगा। ये आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होती हैं। आगे बात करें हम पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसको जानने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे एग्जिस्ट करते हैं। और जहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक सेपरेशन पे एग्जिस्ट करते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डाइपोल मूवमेंट यानी P से दिखाया जाता है और उसकी वैल्यू हो जाती है Q × L के बराबर। कितनी? Q × L के बराबर। डाइपोल मूवमेंट जो हो जाता है वो Q × L के बराबर होता है। और जो डायरेक्शन होता है कहां से कहां होता है, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होता है। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, उन्हें पोलर कहा जाता है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएटेड नहीं रहता है, उन्हें नॉन पोलर कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए आपको बता रहा हूं। ओके, यहां पे देखिए आपको डाइपोल का स्ट्रक्चर दिया रहेगा। उसके बाद फिर अगर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो होता है एक्सियल पॉइंट, दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल बहुत छोटा है एज कंपेयर टू जहां देख रहे हो। डाइपोल इतना सा है और आप देख यहां रहे हो, इतने से डाइपोल में यहां देख रहे हो, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। एक्सियल पॉइंट पे हो जाती है K2P/r3, K जहां पे 1/4πε0 और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो जाती है KP/r3।
ठीक है। और डायरेक्शन नेगेटिव रहता है, क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ओके, अगर एक डाइपोल को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जिसकी वैल्यू P क्रॉस E होती है। और अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो नेट फोर्स 0 रहता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स हो सकता है। तो आपको ये फोर्स और टॉर्क की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। देन बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे निकल के गॉस लॉ आता है, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली आपको एक क्वांटिटी है जो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी क्या है, उस एरिया में उसकी डेंसिटी क्या है, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में हैं। तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और उसी से इसका फॉर्मूला भी डिफाइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, जहां से आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी डेंसिटी में वहां पे फैली हुई हैं। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर का। अब गॉस लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ बेसिकली है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एरिया में तो इन दोनों को रिलेट करता है। गॉस लॉ बोलता है कि एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से रिलेटेड बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो नेट फ्लक्स रहेगा वो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगा। यही गॉस लॉ होता है, और इसको अप्लाई करके हम अलग अलग बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं रीजन में। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर निकालते हैं, जो कि आता है लैम्डा अपॉन 2πr। उसके बाद फिर यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से निकालते हैं, नॉन कंडक्टिंग है, जो आ जाता है KQ/r²। आउटसाइड इनसाइड आ जाता है 0 गॉस लॉ से। हम इसी की तरह इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में बताते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट का σ/2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो हम बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस के तहत गॉस लॉ को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं सब कुछ रिवाइज हुआ, सब कुछ पता चला, और आप जान पाए कि हाँ कौन कौन सी चीजें हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस पढ़ने मात्र से सब कुछ होगा नहीं बेटा, टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टेस्ट आप दे सकते हैं कैसे? एक अच्छी टेस्ट सीरीज से एनरोल होकर। देखो, आप डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आपके दोस्त, बहुत सारे लोग आपको टेस्ट सीरीज दे देंगे। दो चीजें हैं आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी चाहिए। पहला तो सिलेबस अपडेट हो चुका है, और नए सिलेबस के अपडेशन के अकॉर्डिंग आपको नए नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। पुराने से करते हो इसीलिए मार्क्स नहीं आते और बाद में रोते हो। दूसरी चीज, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए जिसका प्रेजेंस पैन इंडिया हो, जिसके स्टूडेंट बेस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उसमें रैंक आपको काफी इफेक्टिव रहेगी। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट बस देने के लिए मत दो, टेस्ट का एनालिसिस करना टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको आपकी गलतियां बताता है। और टेस्ट हम एट द एंड ऑफ द डे दे क्यों रहे हैं? ताकि हम गलतियां पहचाने और उन्हें दोबारा ना दोहरा पाए। तो इसीलिए आपको इसमें एक पर्सनलाइज्ड स्पेस भी चाहिए रहता है, एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए रहता है, जो कि इन्फिनिटी लर्न की टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा, एंड दैट टू एट फ्लैट 50% ऑफ एट 2999। तो आपको आई थिंक ये वैल्यू फॉर मनी है, आपको डेफिनेटली इसे परचेस करना ही चाहिए। आप इसे इन्फिनिटी लर्न की ऐप से भी परचेस कर सकते हैं या वेबसाइट से भी कर सकते हैं। इन्फिनिटी लर्न की ऐप पे काफ़ी सारे फ्री फीचर्स भी हैं, जैसे क्रिएट योर ओन टेस्ट। तो अगर मान लीजिए चैप्टर पढ़ा, आप इसके बाद टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करके आराम से टेस्ट दे सकते हैं विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। तो आपको एटलीस्ट ये ऐप पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपकी पढ़ाई के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करेंगे। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, और बिल्कुल बताइएगा और कौन से चैप्टर के लिए आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक माइंड मैप बताऊं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।